आज हम शुरू कर रहे हैं फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें ये पहले ये मालूम होना चाहिए ये क्या है। देखिए, फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग एक तरह की सर्विसेज हैं जो ट्रेडर्स हैं उनको बेनिफिट करती है, उनको इमीडिएट फाइनेंस अवेलेबल कराने की एक सर्विस है जिसका नाम फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, एक ट्रेडर ले लेंगे। कौन ले लेंगे? एक ट्रेडर ले लेंगे, दो, एक बायर और एक सेलर। एक बायर और एक सेलर। तो बायर और सेलर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां मैंने बना दिया बायर और यहां मैंने बना दिया सेलर। इस एंड पे हम सेलर ले लेते हैं और सेलर को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? सेलर को हम लोग और नाम से जानते हैं एक्सपोर्टर। ठीक है, और यहां हम लेते हैं बायर और बायर को हम लोग जानते हैं इंपोर्टर। इतना तक क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं हम। अब बायर और सेलर दो ऐसे लोग हैं जिनके बीच में कोई डीलिंग होती है, इसको हम बोलते हैं डील हो रही है। डील हो रही है और डील ये जो है सेल की हो रही है। और इस डील को हम लोग अगर हम लीगली बोले तो ये क्या हो रहा है? एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डील का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये जो डील हो रही है इसके कई तरीके हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस डील की जो डेट है, इस डील की डेट हम बोल देते हैं 10th of November 19। ठीक है, और इस डील में 10 नवंबर 19 को ये तय किया इन्होंने कि हम कुछ सेल और परचेज करेंगे और उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने रख ली। इसकी वैल्यू रख ली हमने, यहाँ लिख देते हैं एक डील को, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 5 लाख की। कितने की? 5 लाख की डील हुई और इसका पेमेंट जो है कैश हो गया। कैसे हो गया? कैश। और कैश पेमेंट हुआ और इधर से क्या हो गया? जो गुड्स या सर्विसेज थे उसकी सप्लाई हो गई। गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो गई। गुड्स या सर्विसेज से सप्लाई होगी और कैश से डील होगी। अगर ये कैश की डीलिंग हो गई तो फॉरफिटिंग फैक्टरिंग का कोई रोल नहीं है। फॉरफिटिंग और फैक्टरिंग का कोई भी रोल नहीं है। अब बात आती है कि कब है रूल, तो दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। ये था हमारा केस नंबर 1। ठीक है, अब लेते हैं हम केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या किया हमने? यहां से इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया। और बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है एक प्रॉमिस। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया। उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसको उस समय पर वो पैसा देना है जो उसने प्रॉमिस किया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं दो तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है हमारा साइट बिल। साइट का मतलब होता है इमीडिएट। साइट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट। एक क्या होता है? यूजांस। तो यूजांस जो है, यूजांस का मतलब होता है आफ्टर सम डेज। आफ्टर सम डेज। ठीक है, तो दो तरह के बिल हमने बता दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज नंबर 1 और बिल ऑफ एक्सचेंज नंबर 2। देखिए, अब यहां फिर बात आई, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज नंबर 1 है तो भी फैक्टरिंग का यूज नहीं होता। तो भी फैक्टरिंग का यूज नहीं होता है। अब बिल जो सेकंड नंबर वाला है, ये वाला, अगर ये होगा तो फैक्टरिंग का यूज हो सकता है। लेकिन अब उसमें देखना पड़ेगा वो क्या क्या चीजें होती है। देखो, यहां पर जब उसने यूजांस वाला ये वाला केस लिया, यूजांस वाला केस, तो ये जो है इसके पास दो ऑप्शन है। हमारी डील कब हुई थी? ये 10 नवंबर को, और गुड से सप्लाई हो गई और बिल ऑफ एक्सचेंज लग गया। हम ये कह सकते हैं कि 5 दिसंबर को ये इनका बिल लिखा गया। और ये जो बिल लिखा गया यूजांस वाला बिल 90 डेज तक के लिए लिखा गया और 5 लाख की डील हो रही थी। तो ये जो हमारा 90 डे वाला बिल है
इसको लेकर के दो ऑप्शन होते हैं। क्या दो ऑप्शन होते हैं? वो या तो जाएगा कहां? बैंक। कहां जाएगा? या तो जाएगा कहां? बैंक, और या जाएगा कहीं और। कहीं और कहां जाएगा अभी बताते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अब बैंक गया, और बैंक में आपको पता है कि फाइनेंस का काम है, तो कौन करेंगे? मिस्टर XYZ, मिस्टर शर्मा जी लिख देते हैं। अब वो जब वहां पे कस्टमर ये बिल लेके गया, तो शर्मा जी जो है उन्होंने उसको कहा भैया कल आना, 15 दिन बाद आना। क्यों? इसलिए कि अभी ऑडिट चल रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि ये बिल लेके बैंक गया क्यों? इसलिए गया कि इसको एक न्यू ऑर्डर मिला। क्या मिला इसको? एक न्यू ऑर्डर मिला। यहां पे न्यू ऑर्डर मिल गया, न्यू ऑर्डर मिला, और ये न्यू ऑर्डर मिल गया लेट से 3 लाख का। कितने का मिल गया? 3 लाख का। और ये ऑर्डर उसको मिला 15 दिसंबर 19 में। ठीक हो गया? क्लियर है इतना? 15 दिसंबर को इसको नया ऑर्डर मिलता है। किसको? इसको। और क्योंकि इसके पास, अभी हमने बता दिया कि उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज इसने जो दिया था, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज इसने दिया था वो रखा हुआ था। और वो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा था? हमने बताया कि वो यूजांस बिल था। तो उसको 5/12 को जो बिल मिला प्लस 90 दिन और प्लस ग्रेस पीरियड वगैरह मिला के, ऐसा कह ले मोटा मोटा 3 महीने 21 दिन 25 दिन मान लेते हैं। हम मान लेते हैं इसको मिलेगा जो पैसा वो बाद में मिलेगा, और वो जो पैसा बाद में मिलेगा, लेकिन यहां पे उसका नया वाला एक ऑर्डर आ गया। पैसा कितना फंसा हुआ है इसका? 5 लाख रुपए, ठीक है। ये नया ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो लिक्विडिटी था वो फंसा हुआ है, और वो लिक्विडिटी अगर मैं इसको एक हिसाब लगा लूं मोटा मोटा कि 5 दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च और कुछ ग्रेस पीरियड मतलब लगा लेते हैं, या ग्रेस पीरियड नहीं भी लगाते हैं तो एग्जैक्टली हम बोलेगा 5 अप्रैल 20, ठीक है। और इसको ऑर्डर मिला कब मिला? 15 दिसंबर 19 को। तो ये जो इसको ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि फैक्टरिंग के बेनिफिट इनमें से क्या नहीं है, तो क्या है ये बता दिया हमने भी, ठीक है। अब ये जो बैंक में आप एक ट्रेडिशनल बैंक की बात मैं कर रहा हूं, आज नहीं है, दराज में रख दिया, कल आना, ये क्या कागज है हमें नहीं पता, हम तो जानते नहीं, ये सारी बातें बताई उन्होंने। तो वो जो है कस्टमर क्या हो गया? निराश हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया उसको। क्या हो गया? डिसअपॉइंटमेंट हो गया उसको। अब जब डिसअपॉइंटमेंट हो गया तो क्या करे वो? तो उसने क्या किया? कुछ और ऑप्शन खोले उसने। तो वो जो है वो कस्टमर एक और जगह गया, और एक और जगह से मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में गया, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में गया, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में गया, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसको कहा, उसने कहा कि आप बिल दे दीजिए। तो इसने बिल जो है बेसिकली इसको दे दिया, और उसने कहा कि 24 आवर में हम यस या नो कह देंगे। अब देखिए यहां से फैक्टर की कहानी शुरू हो गई। पहला पॉइंट क्या है? 24 आवर में हम यस या नो कह देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसका क्या है? दूसरा पॉइंट उसका होता है, दूसरा पॉइंट उसने कहा, दूसरा पॉइंट में 80% तक फाइनेंस कर देंगे, अप टू 80% फाइनेंस क्या कर देंगे भाई? बिल डिस्काउंटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? बिल डिस्काउंटिंग कर देंगे, ठीक है। अगली बात क्या बोली उसने? अगली बात बोली कि आपके लेजर का मेंटेनेंस कर देंगे। अब ये देखो, ये कई चीजें नहीं समझ पाते बच्चे। लेजर मेंटेनेंस से मतलब ये है कि आपका बिल किस दिन ड्यू होगा, ये इसका कलेक्शन कैसे आएगा, और बिल बाउंस हुआ नहीं हुआ, सारा हिसाब किताब रखना एक तरह से, ठीक है।
तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में उसने क्या कहा कि आपको कंसल्टेंसी भी देंगे। क्या देंगे? कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का मतलब क्रेडिट रिपोर्ट। क्या देंगे? क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट रिपोर्ट किसकी देंगे? बायर की। किसकी देंगे? बायर की। क्यों? क्योंकि जो बिल दिया, जिसने वो बिल दिया, वो बिल देने वाली पार्टी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है? इंटरनेशनल लेवल। उस बिल देने वाली पार्टी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे। देखो, आपको ये पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का रोल क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो लिखता है, वो लिखने के बाद इसको हैंड ओवर कर देता है। एक्सेप्ट करने के बाद, सॉरी, उसको एक्सेप्ट करने के बाद ये इसको हैंड ओवर कर देता है। ठीक है। और हैंड ओवर होने की वजह से अब बिल है किसके पास? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जहां हमने ये दो ऑप्शन बोले ना, ये ऑप्शन एक तरह से यहां मैं बनाता हूं सेलर, क्योंकि ये बिल किसके पास रखा हुआ? सेलर के पास। ये जो दो बिल, किसी भी तरह का जो बिल दिया था, ये बिल जो है हमारे पास सेलर को दे दिए। ये जो एरो बनाया था मैंने, ये जो कंसल्टेंसी की सर्विसेज हो गई। और प्लस जो है इसमें एक ऑप्शन और देता है प्लस में, वो कलेक्शन की रेमेडी। इसको बोलते हैं हम लोग लीगल एक्शन की भी फैसिलिटी देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है। तो अब यहां पे समझिए जरा बात को कि ये जितनी बातें हमने करी, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर। और फैक्टर क्या करता है? सिंपल है। फैक्टर जो है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इन बिल ऑफ एक्सचेंज की फाइनेंसिंग करता है इन शर्तों पे, इन फैसिलिटीज पे। ये जो हमने इतना बनाया है, ये क्या है? इसकी फैसिलिटीज है। यहां से लेकर के यहां तक क्या है? इसकी फैसिलिटीज हैं। जो कौन प्रोवाइड करता है? एक फैक्टर प्रोवाइड करता है। ये फैसिलिटीज जो है फैक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक, चलो और आगे चलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? फैक्टर हो गया। और आपको बता दें कि कोई भी बैंक फैक्टरिंग की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है। अगर किसी बैंक को ये सर्विसेज अच्छी लगती हैं तो उसको जो है सब्सिडरी खोलनी पड़ती है। क्या खोलनी पड़ती है? सब्सिडरी। जैसे SBI फैक्टर्स लिमिटेड। क्या बोला मैंने? SBI फैक्टर्स लिमिटेड केनरा बैंक का है। ठीक है। सिटी बैंक का है। आप लोग अपने अपने बैंकों में देख लें कि क्या आपके बैंक की कोई ऐसी सब्सिडरी है जो फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब देखो, बिल की बात आई तो बिल के बेसिक फीचर में एक क्वेश्चन आया तो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूं। देखो, बिल राइट कौन करता है? बिल राइट करता है सेलर। और एक्सेप्ट कौन करता है? बायर। और एक्सेप्टेंस के बाद कौन रख लेता है? सेलर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इन शर्तों पे बिल की डिस्काउंटिंग करता है, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स। और द सर्विसेज, दिस सर्विसेज, क्या? दिस सर्विसेज इज नोन एज फैक्टरिंग। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे वाला सारा काम मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है। फैक्टरिंग सर्विस क्या होती है? बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग 24 आवर के अंदर कर देना, अप टू 80% करना, उसके बिल का सारा मेंटेनेंस, लेजर मेंटेनेंस करना, उसको क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कराना, ये सारी सर्विसेज फैक्टरिंग की सर्विसेज हैं। और जो ये सर्विस देते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, मैंने 2-3 आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। चलिए अब आते हैं आगे ऊपर। अब ये फैक्टरिंग में कैसी कैसी फैक्टरिंग होती है, कितने तरह की फैक्टरिंग। अभी हमने जो मेन हमने थीम ली थी, हमने कहा था एक तो हमारा हो गया सेलर और एक हो गया बायर। एक क्या हो गया हमारा? सेलर हो गया और एक क्या हो गया हमारा? बायर हो गया। इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इन्होंने दिया है इनको, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है किसी फैक्टर ने क्या किया हुआ? जो फैक्टर है यहाँ पर,
उस फैक्टर ने उसको फाइनेंस कर लिया, ठीक है, उस फैक्टर ने उसे क्या कर लिया, फाइनेंस कर लिया। ये होती है डोमेस्टिक फैक्टरिंग। देख लीजिए यहाँ पे एक एक वर्ड्स आपका क्लियर हो जाएगा, बुक का जो भी है। तो पहली वाली काइंड में क्या हो गया, ये हो गया कौन सी, डोमेस्टिक। अगर इस डोमेस्टिक फैक्टरिंग में बिल कौन बनाते हैं, देखिए जो बिल बनाने की बात आती है, जो सेलर होता है वो बनाता है और बायर उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। चलो हाँ, तो पहला नंबर कौन सा हो गया, डोमेस्टिक फैक्टरिंग हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या होता है, अगर मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं ऐसे, ये लाइन मैंने खींच दी, इसका मतलब क्या है, बाउंड्री, यानी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पर ये फैक्टर क्या करता, ध्यान से देखिएगा भैया, एक विदेश की एक फैक्टरिंग सर्विसेज से हेल्प लेता है और ये जो बिल है वो बिल जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज को इनके द्वारा कलेक्ट कराता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को इनके द्वारा कलेक्ट कराता है। और हमने बोला ये भी फैक्टर है, क्या बोला हमने, ये कहाँ का फैक्टर है, फॉरेन का। तो ऐसे केस में जो ये हमारा ये वाला बना है सेकंड वाला, तो इसमें यही फैक्टरिंग क्या कहलाती है, 2 नंबर पे कहते हैं इंटरनेशनल। कौन सी, इंटरनेशनल फैक्टरिंग, इंटरनेशनल फैक्टरिंग। क्लियर हो गया, हाँ बोल दीजिए क्लियर होगा। तो हमने अभी कितनी तरह की फैक्टरिंग बता दी, इंटरनेशनल फैक्टरिंग और डोमेस्टिक फैक्टरिंग। अब एक क्वेश्चन कई बार बच्चों पे आता है, सिंगल फैक्टरिंग सर्विसेज क्या है। सिंगल फैक्टरिंग सर्विसेज में अगर ये इंटरनेशनल है और ये जो बंदा है यही सीधे इधर जा रहा है, तो ऐसी वाली फैक्टरिंग को हम लोग बोलते हैं सिंगल फैक्टरिंग। सिंगल फैक्टर का मतलब है कि एक ही बंदा इंटरनेशनल लेवल पे दोनों को डील कर रहा है। जैसे सिटी बैंक है, यहां भी बैठा हुआ है और लंदन में भी बैठा हुआ है, या अमेरिका में भी बैठा हुआ है। अमेरिकन बैंक है लेकिन कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा सिंगल फैक्टर। इतने पर अगर आपको अभी फैक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए। ये जो फैक्टर साहब हैं, ये फैक्टर कैसे होते हैं, फैक्टर कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। इनके अंदर खूब सारे काउंटर बने होते हैं, एक इनके मैनेजर का केबिन होता है, ठीक है, यहाँ पे होते हैं, यहाँ सारा कुछ व्यवस्था होती है। तो इसके क्या होते हैं, बट नेचुरली क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, क्लियर हो गए। और ये एक्सपेंसेस निकालने के लिए वो क्या करते हैं वो समझ लीजिए। देखिए बिल है हमारा, सपोज कीजिए अभी हमने क्वेश्चन में दिखाया था, बिल हमारा कितने का था, 5 लाख का। बिल कितने का है, 5 लाख का बिल है। उस फैक्ट जो ये बंदा था सेलर जब इनके पास आया था उसने रिक्वेस्ट करी कितने की, 3 लाख की। ये इसमें फायदा है, क्या है फायदा, कि वो चाहे तो क्या कर सकता है, पूरी रिक्वेस्ट ना करके थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। 3 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना बचा, 2 लाख। अब इस 2 लाख का रोल समझ लिए। 3 लाख तो इमीडिएटली इसने इसको दे दिया, क्या क्यों दे दिया, कि भैया अपना ये काम कर लो, याला जो उसके नया वाला ऑर्डर मिला था, ठीक है, नए वाले ऑर्डर को फुलफिल कर लो, ये वाले ऑर्डर को, ठीक है। अब क्या है, बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए, हम ये कह सकते हैं कि बैंक ने 10,000 रुपये चार्ज लगा दिए मान लीजिए, ठीक है। तो 1,90,000 रुपये, ये 1,90,000 रुपये कब मिलेंगे, जो हमारा यहाँ फिनोमिना चल रहा था उस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा हूं। और एक्सप्लेन करने में आप ये समझ लीजिएगा क्या कर रहा हूं मैं, देखो मैंने बनाया वही दोबारा बनाने पड़ेंगे भाई, काम तो यही हो रहा है। और हमने बताया था कि इसने माल बेचा, इसने बिल लिख के यहां दे दिया, और इस बिल की डेट कितनी थी,
हमने बताई थी, हमने एक टेंटेटिव निकाली थी कि ड्यू डेट 5/4/20 ये ड्यू डेट है, जबकि इसने दिया कब था? 5/12/19 को दिया था। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलो। ये जो उन्होंने दिया था 5/4/20 को जो देना था, लेकिन ये जो है फैक्टर के पास से कब ले लिया? अभी हमने पीछे एग्जांपल में बताया था। ये कब पहुंच गया वहां पे? देखिए, ये पहुंच गया यहाँ पे 15/12 की इसकी वो थी, 15/12 को ऑर्डर मिला, ठीक है। तो 15/12 को ऑर्डर मिला और 15/12 का मान लिया हमने 16/12 मान लेते हैं। कब मान लेते हैं? 16/12 को इसको ऑर्डर मिल गया, 16/12 को ये वहां पहुंच गया, 16/12/19 को पहुंच गया, ठीक है। अब 16/12/19 को जब पहुंचा तो इस फैक्टर ने क्या करा था इसको? अभी हमने पीछे बताया कि 3 लाख रुपए दे दिए। ये देख लेना, ये अगला जो 3 मिनट हो रहा है, 2 मिनट हो रहा है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तो फोन कर लेना आप मेरे को। आई तारीख 5 अप्रैल 20 को ये फैक्टर जो इसने इतना बड़ा स्टाफ रखा था, उस स्टाफ ने क्या करा? वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को यहां भेज दिया, सेंट फॉर कलेक्शन। क्या है? सेंट फॉर कलेक्शन। अब यहां से देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां से 5/4 को भेजा तो हम ये कह सकते हैं कि मान लिया 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को यहां से पैसा आ गया। कितना आएगा? 5 लाख आएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? अगर 5 लाख वहां आ गया तो अब ये क्या करेगा? अभी मैंने वहां एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल ये दिया था कि उसमें से कमीशन काटेगा। तो कितना अमाउंट बना था? ये वाला 190 वाला, ये 190। वो क्या करेगा? यहां से जब उसके पास कलेक्शन आ गया तो इसमें से 3 लाख तब दिया था और 1,90,000 और दे देगा, 1.90 लाख। क्या पूछा था? बेसिकली क्या है, एक्सपोर्टर के बिहाफ पे नहीं भेजा उसने भेजा मैं मालिक हूं। और मालिक कैसे होगा? आपको पता है, एंडोर्समेंट। जब ये 16/12 को यहां आया था तो इसने 16/12 को जब पैसे लिए थे तो 16/12 को इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को हैंड ओवर कर दिया था। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज इसने इधर दे दिया था यहाँ पर, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज जब दिया जाता तो उसमें क्या किया जाता? पीछे एंडोर्समेंट। क्या किया जाता है? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? एंडोर्समेंट का मतलब है कि उस पर अपने पावर्स उसको दे देना। आपने देखा होगा जितने आप डिमांड लोन करते हैं उसके पीछे जो एफडी वगैरह होती है उसमें एक रेवेन्यू स्टैंप लगा के साइन करा लेते हैं। एलआईसी की पॉलिसीज में, एनएससी की जो बॉन्ड होते हैं उसमें, इसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। और उसका कलेक्शन वो पार्टी नहीं करती है, इसका कलेक्शन करते हैं बैंक खुद जाके। इसका कलेक्शन कौन करते हैं? बैंक खुद जाके। फैक्टर तो फाइनेंस 3 लाख ही करेगा ना, तो 5 लाख कैसे आएगा? बिल्कुल ठीक है। अगर आपने 1 सेकंड पहले जो बात बताई थी वो सुनी हो, जब मैंने अभी मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बोल रहा हूँ, ये वाले के लिए मैंने क्या बोला कि 5/4 को जब ये पैसा इसके पास आया, ये वाला आ रहा है, उसी पैसे में से 190 वो यहां दे रहा। तो कुल मिला के कितना पैसा आ गया भाई इसके पास? ये पैसा कितना हो गया बताओ? ये पैसा हो गया 490। और हमने पहले ही बता दिया था कि 10,000 उसका कमीशन ले लिया उसने। ये मैंने बोला कि ये तब बोला जब मैंने चेक क्या हो गया? ऑनर हो गया। क्या हो गया? ऑनर। ऑनर का मतलब समझते हैं आप? चेक ऑनर होना, चेक ऑनर हो गया, ठीक है। अगर चेक ऑनर हो गया तो ठीक है। अब डिसऑनर, यहां समझ लीजिए, ये आ गया आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आ गया सामने कि अगर वो डिसऑनर हो जाए, क्या हो जाए? डिसऑनर। ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो इसके पास 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन 1 नंबर, दूसरा ऑप्शन 2 मार्क्स। 2 मार्क्स बता रहे हैं। पहला बता रहे हैं कि विल
इनिशिएट लीगल रेमेडी, लीगल रेमेडी अगेंस्ट, अगेंस्ट कौन? सेलर। पहला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। दूसरा ऑप्शन विल इनिशिएट लीगल रेमेडी अगेंस्ट बायर, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। रिकोर्स, और एक होता है विदाउट रिकोर्स। फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूं, यही क्वेश्चन आता है। विद रिकोर्स का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। विद रिकोर्स का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी लेना, ठीक है, जिम्मेदारी बाय सेलर। कहता है अगर ये बाउंस हो जाएगा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। ये है और ये वाला एक। अगर आपको इतना टफ समझ में आ गया तो 5-7 मिनट बाद आगे टॉपिक पूरा हो जाएगा। 5-7 मिनट बाद मैं लोगों को अलाउ कर सकता हूं, लेकिन जिनको और सीखना वो बने रहेंगे, क्योंकि मैं बुक की रीडिंग कर दूंगा आज। इस टॉपिक को इस तरह कर देंगे आपको कभी जीवन में गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। विदाउट रिकोर्स का मतलब सेलर जो है बच जाता है। तो अभी मैंने क्या करा, अब मैंने आपको बताया कि फैक्टर क्या होता है और फैक्टर की डीलिंग कैसे होती है, सब बताया ना मैंने आपको, ठीक है। और उसका वो टाइम लिमिट क्या है, ये सर्विसेज कौन करता है और इसको कौन रेगुलेट करता है। अब मैं कह रहा था आपसे कि जो ये क्लाइंट कौन होता है, हम लिख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए ये क्लाइंट होता है। कितनी अजीब बात है। आपको लग रहा हो कि सेलर बायर के बारे में पूछा, नहीं, सेलर क्लाइंट है। और क्लाइंट है किसका? वो क्लाइंट किसका है? वो क्लाइंट है इस फैक्टर का, इस फैक्टर का क्लाइंट है। 1 मार्क्स, ठीक है, जिनका कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा फैक्टर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो जरूर दबाइए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन दबाएंगे। और अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको ये टॉपिक चाहिए तो उनको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।